Planning to apply for your Schengen visa this summer? This is the only video that you require. I'm going to answer the 20 most asked FAQs that you would require in order to apply for a successful application for Schengen visa this summer. ये क्वेश्चंस मुझे हर हफ्ते पूछे जाते हैं मेरे क्लाइंट से, सो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं आप सबके लिए, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने में, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर काम आएगी अपने शेनिगन वीज़ा एप्लीकेशन खुद से करने के लिए. Hi guys, this is Ansh and welcome to Electric Getaways. This is our travel channel where I share travel vlogs and all sorts of visa information and tips and trips regarding your travel. So please like, subscribe and follow. So start करते हैं first question के साथ, which is often asked कि किस कंट्री से अप्लाई करना है. सो गाइस, इसके 2-3 कंडीशंस हैं. पहला कंडीशन तो ये है कि जहाँ पर आपका मैक्सिमम स्टे है. अब जैसे शेनिगन में आप जानते हैं कि यू वांट टू कवर 2-3 कंट्रीज़, तो जिस कंट्री में आपका मैक्सिमम स्टे है आप वहीं से अप्लाई करिए. सेकेंड कंडीशन ये आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 कंट्रीज़ जा रहे हैं या फिर 3 कंट्रीज़ जा रहे हैं, और तीनों कंट्रीज़ में या दोनों कंट्रीज़ में आपका इक्वल अमाउंट ऑफ स्टे है, as in 3 nights in each country or 4 nights in each country. So इस सिचुएशन में बिकॉज कोई भी कंट्री में आपका मैक्सिमम स्टे नहीं है, तो आप पॉइंट ऑफ एंट्री से अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल 3 कंट्री में से आप फ्रांस से एंटर कर रहे हैं, तो आप फ्रांस से अप्लाई करेंगे बिकॉज दैट विल बी योर पोर्ट ऑफ एंट्री. और ऑल्सो कई लोग ये भी पूछते हैं कि स्टार्ट कब से होगा. स्टार्ट उसी दिन से होगा जब आपका वीज़ा स्टैम्प्ड होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 स्टॉप फ्लाइट लेते हैं और आपकी फ़्लाइट वाया फ्रैंकफर्ट है एंड आप पेरिस जा रहे हैं, तो अब फ्रैंकफर्ट में ही आपका इमिग्रेशन हो जाएगा बिकॉज दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री इन शेनिगन रीजन. सो वहीं पे आपका पासपोर्ट स्टैम्प हो जाएगा. सो दैट इज़ आंसर्ड. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ अर्ली और हाउ लेट शुड आई अप्लाई. कितनी पहले करना है, कितना लेट करना है. पहले का तो रूल डिफाइंड है, 6 मंथ्स इज़ द मैक्सिमम टाइम जो एडवांस में आप कर सकते हैं. बट इन माय एक्सपीरियंस और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करता हूं कि एट द मैक्स 2 to 3 मंथ्स से पहले आप अप्लाई करें. उससे पहले अप्लाई करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बट कि एक डाउट ही क्रिएट करता है वीज़ा ऑफिसर के माइंड में कि वाई इज़ दिस पर्सन अप्लाइंग सो अर्ली, अनटिल अनलेस कि आपकी बहुत ही सॉलिड ट्रैवल हिस्ट्री है और प्रीवियसली 2-3 शेनिगन वीज़ा आपके लगे हुए हैं, तो आप करें. अदरवाइज 2 to 3 मंथ्स इज़ सफिशेंट इनफ टाइम. और अगर लेट की बात करें तो most embassies say that 15 calendar days or 15 working days they require in order to process your application. But busy season हो तो आप at least 3 weeks पहले करिए, which is 21 working days or 21 calendar days is the minimum time I would say आप लेके चलें for your approval or for your processing, because you don't want कि आपकी ट्रैवल डेट आ जाए और आपका वीज़ा ही तब तक नहीं आए, तो दैट्स ऑब्वियसली वेरी सैड. और इस केस में काफ़ी लॉस भी हो जाता है. यू मे हैव टू कैंसिल योर टिकट्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो व्हाट इज़ द 90-180 रूल. सो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, बट शेनिगन इज़ नॉट लाइक यूएस और कनाडा की जब आपकी एक एंट्री होगी, इवन इफ़ यू हैव अ लॉन्गर टर्म वीज़ा. यूके और कनाडा में आप 6 महीने लगातार स्टे कर सकते हैं. इट डजंट रियली मैटर बिकॉज दे गिव यू एन एंट्री फॉर 6 मंथ्स. बट शेनिगन में ऐसा नहीं है. इवन इफ़ यू हैव अ 6 month वीज़ा, द मैक्सिमम यू कैन स्टे इज़ 90 days. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 90-180 रूल. सो 90 days द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज दैट यू कैन स्टे इन शेनिगन एरिया. सो मेक श्योर आप इस रूल को फॉलो करें और ऐसा ना करें कि आप अपना टेन्योर एक्सीड कर दें या फिर वीज़ा regulations exceed कर दें, overstay कर लें, which will be creating a bad impact in your future application. आगे चलते हैं. Do I need to include internal transportation? काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अब या मैं स्विट्ज़रलैंड से इटली जा रहा हूँ या फिर जर्मनी से फ्रांस जा रहा हूँ, सो क्या मैं ट्रेन टिकट्स या फ़्लाइट टिकट्स इंटरनली विद इन शेनिगन लगाना ज़रूरी है. तो in my experience, yes guys, it is important that you show your internal transfers between the cities. फ्लाइट है तो ऑब्वियसली आप लगाइए, ट्रेन भी आप लगा सकते हैं, या इनफैक्ट अगर बहुत पास है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू जस्ट गोइंग फ्रॉम पेरिस टू एम्स्टरडैम और या फिर एम्स्टरडैम टू ब्रसल्स विच इज़ जस्ट 1 ट्रेन स्टेशन और 2 ट्रेन स्टेशंस, सो वहाँ पे आप बस भी बुक कर सकते हैं, या सो उस हिसाब से आप
देख सकते हैं। बस टिकट्स फ्लेक्स पास पे आप कर सकते हैं। ट्रेन टिकट्स इंटरनल यूरोरेल काफ़ी सारी हैं शेनिगन में, वो कर सकते हैं। या फिर अगर आप दूर जा रहे हैं या फिर पेरिस टू इटली और विच हैज़ अ लॉन्गर टाइम, उसमें आप फ़्लाइट टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। बट मेक श्योर व्हेन यू बुक योर फ्लाइट टिकट्स इंटरनली इन यूरोप, आप बैगेज ज़रूर इंक्लूड करें, बिकॉज यूजुअली द चीपेस्ट टिकट्स डू नॉट इंक्लूड बैगेज, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, can I use free cancellation accommodation for my itinerary? So accommodation, as you know कि accommodation require होता है, तो आपको ज़रूर शो करना है। तो आप booking.com से फ्री कैंसलेशन वाली बुक कर सकते हैं, या फिर इवन मेक माई ट्रिप या कोई भी ट्रैवल वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं विच हैज़ फ्री कैंसलेशन ऑफर। बट आई वुड से पे एट होटल रिजर्वेशंस आप अवॉइड करें, बिकॉज कई बार वो एक डाउट क्रिएट करता है, बिकॉज दैट इज़ नॉट पेएबल अंटिल यू एक्चुअली चेक इन टू द होटल। सो फ्री कैंसलेशन आप करें, बट पे एट होटल मत करें। विच फ्री कैंसलेशन वाली अगर booking.com से आप करेंगे, आई थिंक ट्रैवल डेट के 1 या 2 दिन पहले ही आपके पैसे चार्ज होते हैं, उससे पहले आपका कार्ड चार्ज नहीं होता है। इज़ एन आइटनरी और कवर लेटर नीडेड? क्या आपको एक आइटनरी या कवर लेटर चाहिए शेनिगन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए? सो द आंसर इज़ अ डेफिनेट येस। आपको ज़रूर से एक अच्छी आइटनरी और कवर लेटर बनाना है अपने ट्रिप को लेके, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू वुड टेल द वीज़ा ऑफिसर कि दीज ऑल आर प्लेसेस आई एम गोइंग टू कवर, या फिर ये मेरा ट्रैवल प्लान है और ये मेरे फाइनेंसेस हैं। कवर लेटर में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से कवर लेटर पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें वील कवर ऑल द पॉइंट्स। बट अभी के लिए जस्ट फॉर द क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड द आइटनरी, डे वाइज आइटनरी आप बनाएं। अगर आपका बहुत लंबा प्लान है, एज इन लाइक 1 महीने का है, तो आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं कि 1 वीक मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, देन 2nd वीक में यहाँ पे। बट अगर आपका हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन का प्लान है, तो आप ज़रूर डे वाइज आइटनरी आप लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम बैंक बैलेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड? सो ये बहुत ही सिचुएशनल और फैक्टोरियल क्वेश्चन है। इट डिपेंड्स ऑन आप क्या प्रोफाइल क्या है, और आप सिंगल जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं। सो इफ़ आई से, अगर आप सिंगल हैं या फिर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, सो मिनिमम दैट आई यूजुअली रिकमेंड माई क्लाइंट्स इज़ 2.5 लाख to 3 लाख रुपीज़। यूजुअली शेनिगन रूल तो ऐसा नहीं कहता, कहीं भी ऐसा डिफाइंड नहीं है। ओनली दे से इज़ 120 यूरोज़ इज़ द मैक्सिमम पर डे जो एक्सपेंसेस यूरोप में बताते हैं। बट दैट इज़ वेरी लेस, विच इज़ ओनली आई थिंक 12,000 रुपये पर डे का बताते हैं, तो उस हिसाब से तो काफ़ी कम रहेगा। बट इफ़ यू वांट टू कन्विंस द ऑफिसर दैट यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड इन योर कंट्री, सो आपको एटलीस्ट 2 से 3 लाख बैलेंस ज़रूर दिखाना चाहिए, एंड विच हैज़ टू बी मेंटेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से पैसे लेके ट्रांसफ़र कर दें एकदम से वीज़ा एप्लीकेशन के पहले। दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग, एंड वो आपका रिजेक्शन दे सकता है। सो वैसा मत करिए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर स्पाउस, अगर आप स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ शी इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ अ हाउस वाइफ और अ होम मेकर, देन आई वुड से एटलीस्ट 4 से 5 लाख रुपए बैलेंस आप दिखाइए फॉर अ वीक टू 10 डे ट्रिप। अगर आपकी स्पाउस भी वर्किंग है एंड शी ऑल्सो हैज़ सम फंड्स इन अ बैंक, सो दोनों मिलके 3 से 4 लाख दिखा सकते हैं इफ़ शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एंड शी इज़ ऑल्सो मेंटेनिंग अ बैलेंस। सो 2-2 लाख अगर आप दोनों के अकाउंट में है, दैट विल ऑल्सो वर्क। अगर आप अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी जा रहे हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ प्लस द किड्स, और हस्बैंड वाइफ किड्स एंड पेरेंट्स, अगर आपकी और बड़ी फैमिली है, 4 लोग जा रहे हैं या फिर 6 लोग जा रहे हैं, सो उस केस में आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट शोइंग अ बैलेंस ऑफ 6 to 8 lakhs। तो 6 से 8 लाख डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप अकेले हैं तो आप अपने अकाउंट में दिखाइए, अगर आप और आपकी पार्टनर वर्किंग है तो आप दोनों मिल के दिखा सकते हैं 6 से 8 लाख रुपए। एंड पेरेंट्स यूजुअली रिटायर्ड हैं या फिर उनकी कोई रेंटल इनकम है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। सो बैंक बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वेज टू कन्विंस द ऑफिसर कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं एंड यू विल कम बैक to your home country, so it defines the ties. Next question is, आइटनरी को रेलेवेंट कैसे बनाएं? अब बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैं ऐसी आइटनरी कैसे बनाऊं कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाए, बिकॉज आइटनरी बेस पे काफ़ी लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आप होटल वगैरह बुक कर रहे हैं तो वो सिटी सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो,
या फिर ऐसा कई लोग बिल्कुल एयरपोर्ट होटल बुक कर देते हैं एंड देन दे हैव टू ट्रैवल टू द सिटी एवरी डे फॉर ऑलमोस्ट 1 to 2 hours, विच इज़ एक्चुअली नॉट फिजिबल. अगर आप ट्रैवल टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप सिटी सेंटर में रहें और आपका कम्यूट शॉर्टर हो, सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर डेज़ एंड जो भी ट्रैवल प्लेसेस हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप उनको जाके एक्सप्लोर कर पाएँ. सो एक आइटनरी ऐसा रखिए कि जिस पे कॉन्फिडेंस आ सके ऑफिसर को कि इट्स डूएबल. ऐसा मत करिए बहुत ज़्यादा हौच पौच कि सुबह मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, दोपहर को ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, शाम को ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, और जो एक्टिविटीज़ आपने लगाई हैं उनका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1-2 घंटे का अपार्ट है. तो ऐसा मत करिए. आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स करिए और जस्ट डू 1 एक्टिविटी अ डे एंड देन कीप द रेस्ट ऑफ द डे लेजर एट टाइम. उसके हिसाब से आप अपना एक्सप्लोर करिए, खाना पीना, सिटी एक्सप्लोर करना, शॉपिंग, उस हिसाब से रखिए. तो दैट्स एक्चुअली अ फिजिबल आइटनरी. और ऐसा भी मत करिए, कई बार क्या लोग करते हैं कि जस्ट टू कवर मोर कंट्रीज़ वो जस्ट एक दिन में कंट्री हॉप करने लगते हैं, 1 या 2 दिन में. सो आप एक चीज़ समझिए, यूरोप में चेक इन टाइम यूजुअली 3 बजे का रहता है. उससे पहले आपको होटल में चेक इन नहीं मिलता है. इवन इफ़ यू लीव योर बैगेज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पैक अनपैक एवरी अदर डे. एक दिन या 2 दिन में आप बार बार पैकिंग अनपैकिंग कर रहे हैं, देन ट्रेन पकड़ रहे हैं या फ्लाइट पकड़ रहे हैं या फिर बस पकड़ रहे हैं, और फिर दूसरी सिटी में जाके फिर वही अनपैकिंग, फिर से आप एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर 2 दिन में फिर आप कर रहे हैं. तो विच इज़ वेरी हॉच पॉच. थोड़ा सा ईज़ आउट रखिए. 2 से एटलीस्ट आई वुड से 3 दिन तो आप एक कंट्री में बिताएं टू एक्चुअली गेट अ होल्ड ऑफ द सिटी, उसके एनवायरनमेंट एंड टू हैव द टेस्ट ऑफ द फूड. सो उस हिसाब से एटलीस्ट आप 3 दिन रखिए. मूविंग ऑन, कैन आई अप्लाई विदाउट अ कन्फर्म्ड होटल और फ्लाइट. सो ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि डमी टिकट्स पे अप्लाई कर दें, फ़्लाइट टिकट्स में कैसे बुक करूं. सो आप यूजुअली डमी टिकट्स पे कर सकते हैं, बट कई एम्बेसीज़ बहुत ही पर्टिकुलर होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप पोर्टुगल से अप्लाई कर रहे हैं, पोर्चुगल से, सो पोर्चुगल आप अप्लाई करने के बाद या फिर चेक रिपब्लिक से कर रहे हैं तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड दे विल टेल यू टू प्रोवाइड देम नॉन रिफंडेबल टिकट्स और नॉन रिफंडेबल होटल बुकिंग्स. सो in my opinion, usually I would advise if you can book refundable tickets, that's a better option. आप refundable tickets किसी भी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या फिर इवन डमी टिकट्स भी लगा रहे हैं जो एम्बेसीज अप्रूव करती हैं. एटलीस्ट वैसा लगाइए जो PNR एक्टिव हो जब आपकी एप्लीकेशन लग रही है. ऐसा नहीं हो कि आप जस्ट लगाएं और PNR ही इनएक्टिव है, तो कहीं ऑफिसर ने आपका PNR चेक किया और फ्लाइट्स अगर एक्टिव नहीं है तो इट कैन क्रिएट अ रिजेक्शन. होटल में जैसा कि मैंने आप बताया, आप पे एट होटल अवॉइड करिए, जस्ट पे लेटर होटल बुक्स कर लीजिए booking.com से, दैट विल वर्क. बट फ्लाइट के लिए अगर आपको डमी टिकट्स के लिए कोई हेल्प चाहिए, आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए. आई कैन मेक अ डमी टिकट फॉर यू, दैट्स नॉट एन इशू. और अगर आपको रिफंडेबल टिकट्स के लिए भी हेल्प चाहिए, वी ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विस, उसके लिए भी आप कर सकते हैं. आप किसी भी कोई भी डाउट हो ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करिए. मूविंग ऑन, what if I apply through one country and enter through another country? So for example, what if I apply to France और मैंने एंटर किया जर्मनी से. So अगर आपने अपनी आइटनरी में दिखा रखा है तो इट डजंट रियली मैटर आप कहाँ से एंटर कर रहे हैं. सपोज आपका मैक्सिमम स्टे फ्रांस में है बट यू आर गोइंग टू कवर दैट इन दी एंड, सो आप एंटर जर्मनी से भी कर सकते हैं. इनफैक्ट आप किसी भी यूरोपियन कंट्री से, EU कंट्री से या फिर किसी भी शेनेगन कंट्री से आप एंटर कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर आप अपनी आइटनरी फॉलो करें और मैक्सिमम स्टे उसी कंट्री में रखें जहां से आपको वीज़ा इशू हुआ है. ऐसा नहीं है कि आपको उसी कंट्री से एंट्री भी करनी है और एग्जिट भी करना है. इट इज़ जस्ट वन ऑफ द मैक्सिमम स्टे रूल. अगर आपका बराबर स्टे है तो भी इट्स ओके, यू कैन एंटर इन फ्रॉम एनी कंट्री एज लॉन्ग एज यू अगर आपका बराबर स्टे है तो येस यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो आई एम सॉरी, तब उस सिचुएशन में आपको उसी कंट्री से एंटर करना प्रेफरेबल है. और ऑल्सो मैं देखता हूँ कि जिन लोगों का फर्स्ट शेनिगन स्टिकर होता है उनसे थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है. एज़ यू ट्रैवल, ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती है, शेनिगन 2, 3, 4, 5 स्टिकर आपके हो जाते हैं. फिर आपसे जैसे कि अब जैसे मैं जाता हूँ तो बिल्कुल क्वेश्चनिंग नहीं होती, बिकॉज 4-5 शेनिगन वीज़ा लग चुके हैं. बट जब आपका पहला स्टिकर होता है तो मेक श्योर यू फॉलो द स्टिकर, एज इन जिससे आपको स्टिकर इशू हुआ है, जिस कंडीशन पे इशू हुआ है उसको ज़रूर आप फॉलो करिए. सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. सो
एक और क्वेश्चन आता है इसी के रिलेटेड कि व्हाट हैपन्स इफ़ आई चेंज माई ट्रैवल प्लान्स, कि अगर मैंने वीज़ा लगने के बाद ट्रैवल प्लान अगर मैं चेंज कर लूँ, तो ऐसा आप ये मत करिए कि आप बिल्कुल उस कंट्री में जाएं ही ना, कि मेरे फ्रांस से वीज़ा लगा है और मैंने आइटनरी में फ्रांस और जर्मनी दिखाया था, बट अब मैं फ्रांस जा ही नहीं रहा, अब मैं सिर्फ जर्मनी जा रहा हूँ और फ्रांस की जगह मैं इटली जा रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप एक आध दिन आगे पीछे इधर उधर आप कर सकते हैं आइटनरी में, बट ये मत करिए बिल्कुल ही आप उस कंट्री को अवॉइड कर दें। सो दैट विल बी नोन एज वीज़ा शॉपिंग। वो आप सिर्फ वीज़ा के लिए आपने किया एंड देन यू डोंट फॉलो दैट आइटनरी। सो इट्स अ रिस्की थिंग। जो सीजन ट्रैवलर्स होते हैं वो करते हैं, बट देन ऑब्वियसली दे आर नॉट आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस, सो आई वुड पर्सनली नॉट रेकमेंड इट। अगर आपका पहला दूसरा शेनिगन स्टिकर है, आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। ज़रूर अपनी आइटनरी फॉलो करिए, वही आपके लिए अच्छा है। बिकॉज कुछ केसेस में मैंने देखा है कुछ क्लाइंट्स को लेटर ऑन अगले वीज़ा में प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट वीज़ा में द एम्बेसी स्पेसिफिकली आस्क कि आप पिछले ट्रैवल के प्रूफ्स दिखाइए कि आपने मैक्सिमम स्टे उसमें किया भी था कि नहीं किया था, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं इंटर शेनिगन फ्रीली घूम सकता हूँ, किसी भी शेनिगन कंट्री में जा सकता हूँ विदाउट एनी चेकिंग? सो as long as you have entered and your visa is stamped within Schengen, मोस्टली कोई चेकिंग नहीं होती है। अगर आप कार हायर करके ड्राइव कर रहे हैं तो कई टोल बोट्स में जो भी कंट्री क्रॉसिंग होती है वहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक करते हैं वो एक बार कि ये आपके पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं है, बट स्टैंपिंग वो लोग नहीं करते हैं। फ़्लाइट में भी स्टैंपिंग नहीं होगी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डोमेस्टिक फ़्लाइट। और बस और ट्रेन में भी नहीं होती है। ट्रेन में कई बार पासपोर्ट चेक होता है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अ डिफरेंट कंट्री। सपोज़ आप जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं ट्रेन में, सो जब स्विट्ज़रलैंड स्टार्ट होता है सो टिकट चेकर आके दे मे आस्क यू फॉर अ पासपोर्ट जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर द राइट पर्सन एंड यू हैव अ वैलिड वीज़ा। बट वो वीज़ा का इशू नहीं करते, वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी और नेशनैलिटी चेक करते हैं। वीज़ा सिर्फ स्टैंपिंग एंट्री पे ही स्टैंप होता है और एग्ज़िट पे आपका दोबारा से स्टैंप हो जाएगा। और अक्टूबर से तो आगे होपफुली ई इलेक्ट्रॉनिक एग्ज़िट ही हो जाएगा, जैसा कि अभी यूएई में होता है, तो फिर शायद स्टैंप भी ना हो एग्ज़िट पे। सो मूविंग ऑन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड मल्टीपल एंट्री? सो ये भी काफ़ी बार लोगों को डाउट होता है कि मैं सिंगल एंट्री अप्लाई करूं कि मल्टीपल एंट्री अप्लाई करूं। इसका गाइस आंसर बड़ा ही सिंपल है। अगर आपका ट्रिप सिर्फ विद इन शेनिगन रीजन ही है तो आप सिंगल एंट्री अप्लाई करिए। यू एक्चुअली डू नॉट नीड अ मल्टीपल एंट्री, क्योंकि आपका एक ही बार शेनिगन एग्जिट करना है। बट इन केस यू हैव मल्टीपल ट्रिप्स प्लान, आपका तीसरा चौथा पांचवा वीज़ा है एंड यू वांट अ लॉन्गर ड्यूरेशन वीज़ा, और ताकि आप दोबारा भी उस वीज़ा पे जा सकें, या फिर आपका प्लान ऐसा है कि आप एग्जिट कर रहे हैं शेनिगन रीजन। फॉर एग्जांपल आप लंदन जा रहे हैं, यूके नाउ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेनिगन, सो आप लंदन जा रहे हैं, देन यू कमिंग बैक टू सम कंट्री इन यूरोप लाइक जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड या पेरिस आप आ रहे हैं यूरो रेल से, तो उस केस में यू वुड रिक्वायर अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा, बिकॉज आप एग्जिट करके वापस से री एंटर कर रहे हैं, या फिर आप एक नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 3 months 6 months और विद इन अ ईयर एंड आपको लॉन्गर ड्यूरेशन वीज़ा मिलता है, तो उस केस में भी आप मल्टीपल एंट्री प्लान करिए। इन माय रिकमेंडेशन, जो मैं क्लाइंट जिनका फर्स्ट वीज़ा होता है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनको हमेशा सिंगल एंट्री ही अप्लाई करना चाहिए। मूविंग ऑन, डू आई नीड अ ट्रैवल इंश्योरेंस? सो ट्रैवल इंश्योरेंस एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है शेनिगन वीज़ा के लिए। मेक श्योर आप शेनिगन अप्रूव्ड कंपनी से ही ट्रैवल इंश्योरेंस करवाएं, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है विच कवर्स एटलीस्ट 30,000 यूरोज़। सो 30,000 यूरोज़ इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। आई वुड पर्सनली रेकमेंड आप 50,000 और 100,000 यूरोज़ का ट्रैवल इंश्योरेंस कराइए, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस कराइए, बिकॉज ज़्यादा दाम में फ़र्क नहीं होता है। 1,500 से 2,000 के अंदर एक अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाता है। सम कंपनीज दैट आई पर्सनली रेकमेंड आर टाटा AIG, या फिर ICICI से आप करवा सकते हैं, विच आर शेनिगन अप्रूव्ड। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज, आप किसी से भी करवाइए, बस मेक श्योर इट कवर्स योर पासपोर्ट जस्ट इन केस यू लूज़ योर पासपोर्ट व्हेन यू ऑन द ट्रिप, और फ्लाइट कैंसलेशन या फिर फ्लाइट डिलेज का भी कवरेज आपको दे, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल कवरेज, बिकॉज ये भी ऐसी चीज़ें हैं विच आर इम्पॉर्टेंट आपके ट्रिप में। कई बार आपका बैगेज लॉस्ट हो सकता है या आपका पासपोर्ट भी लूज़ हो सकता है, तो ये कवरेज आप ज़रूर इंक्लूड करिए अपने ट्रैवल इंश्योरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैन आई अप्लाई विदाउट प्रायर ट्रैवल? कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है आपका, या फिर इवन इफ इट्स नॉट फ्रेश पासपोर्ट, आप कई साल हो गए हैं पासपोर्ट बने बट आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल ही है अभी तक, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नोवेयर रिटन कि ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी है, इट इज़ ऑलवेज अ प्लस इफ़ यू हैव अ ट्रैवल हिस्ट्री, बट उस केस में आपको अपने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रखने हैं। अगर आपका पहला शेनिगन वीज़ा और पहला ही वीज़ा है वो भी शेनिगन वीज़ा, तो आपको अपने फाइनेंसेस ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखने हैं, विच विल give a good impact that you will be able to come back and you have strong reasons and strong ties to your home country to return back to your job or to your family or to your business, whatever you do. So इस केस में आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके फाइनेंसेस वीक हैं और पहला ही आप शेनिगन वीज़ा लगा रहे हैं, सो इट इज़ नॉट recommended in my opinion। फिर वो लक फैक्टर का काम काफ़ी करेगा कि लक के लिए अगर आपको मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज़ अगर आपके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है सो दैट मे क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आपका पहला ही वीज़ा है। मूविंग ऑन, how much visa fee do I pay? So 90 euros is the current fee। अभी 90 euros पर adult fee चल रही है, earlier थोड़ा कम था, I think 80 था, अब 90 हो गया है। And for children between 6 and 11, 45 euros, half of the adult fee। I think below 6 there is no fee for now, but make sure you do a group फैमिली एप्लीकेशन, उसमें ऐड करके दूसरे लोगों को ऐड करिए, अदरवाइज़ सेपरेट एप्लीकेशन में सेपरेट फ़ी लग सकती है। उसके मूविंग ऑन, do I need to submit my income tax return? So income tax return एटलीस्ट 1 साल की हो, इट्स एडवाइजेबल। यूजुअली तो 3 साल की मांगते हैं, बट इफ़ समबडी हु इज़ फ्रेशली जॉइंड अ जॉब, अगर 4-5 महीने ही हुए हैं तो कई लोगों के पास सिर्फ फॉर्म 16 होता है, वो भी चल जाता है, एटलीस्ट एक हो, बिकॉज एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपका बनेगा एम्बेसी की नज़र में। एंड इवन इफ इट इज़ अ ज़ीरो टैक्स रिटर्न, स्टिल आप रिटर्न लगाइए, एटलीस्ट दैट विल प्रूव दैट यू फाइल योर टैक्सेस। अब टैक्स आप भर रहे हैं या नहीं भर रहे, या इनकम अगर आपकी 7 लाख 7.5 लाख से कम है तो टैक्स अगर नील भी है, स्टिल यू आर फाइलिंग द इनकम टैक्स। सो एक रिटर्न कम से कम होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट यू शुड हैव अ फॉर्म 16। उस केस में हम कवर लेटर में डिफरेंट तरीके से टैकल करते हैं। अगर आपका 3 साल का रिटर्न है देन इट्स गुड इनफ, आप 3 साल का रिटर्न ज़रूर अपना ITR लगाइए। कैन आई अप्लाई फॉर अ शेनिगन वीज़ा विदाउट अ जॉब? सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। काफ़ी लोग, 2-3 सिचुएशन है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। सो पहला सिचुएशन है, आप एक फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं, एज इन जॉब नहीं, फ्रीलांसर हैं आप, एक कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट बिजनेस है आपका, एंड यू डोंट गो टू एन ऑफिस और यू डोंट हैव अ जॉब इन पर्टिकुलर, यू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ। सो इस केस में ऑब्वियसली यू हैव टू शो द बायोडेटा फॉर योर बिजनेस, जो भी आप सर्विसेज रन कर रहे हैं वैसे आप टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज देर इज़ ऑल्सो केस, सम पीपल कम टू मी कि वी हैव टेकन अ करियर ब्रेक, अभी मैंने जॉब छोड़ा हुआ है, आई यूज़ टू वर्क पहले, या अभी मैंने पिछले 6 महीने से आई डोंट हैव अ जॉब, और पिछले 1 साल से आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपग्रेडिंग माई स्किल, और व्हाट्सोएवर रीज़न, कुछ भी फैमिली रीज़न हो सकता है या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कि मैंने जॉब छोड़ दिया है। तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको डिफरेंट तरीके से हम टैकल करते हैं कवर लेटर में, तो ऐसा नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट दैट वी नीड टू टैकल दिस सेपरेटली इन द कवर लेटर, और एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि अभी आपने जॉब क्यों छोड़ी हुई है, या फिर यू हैव टेकन अ करियर ब्रेक, या फिर यू हैव वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ। उसके केस में आपको अपनी सर्विसेज, अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, उसके प्रूफ्स लगाने पड़ेंगे। सो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। And finally we come to what if my visa is refused? So refusal काफ़ी कॉमन है, बहुत लोगों को रिफ्यूज़ल लगता है जो कि ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं करते या फिर वीक फाइल लगा देते हैं, तो रिफ्यूज़ल भी आते हैं। तो उस केस में रिफ्यूज़ल में पहले तो आपको अपने रीजंस चेक कर रहे हैं। एग्जैक्ट रीज़न तो शेनिगन में नहीं देते, दे हैव अ लिस्ट ऑफ रीज़न, उसी में से टिक या क्रॉस वो कर देते हैं जो भी एप्लीकेबल रीज़न होगा। तो अगर आइटनरी वाला रीज़न है तो इसका मतलब है कि आपकी आइटनरी रिलायबल नहीं है, फंड्स का हो सकता है, आइटनरी का हो सकता है, काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। तो मेक श्योर यू वर्क ऑन दोज रीजंस, और आप रीअप्लाई कर सकते हैं या फिर हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या कमियाँ रहेगी फाइल में, उसको इम्प्रूव करके हम ज़रूर रीअप्लाई कर सकते हैं। और री एप्लीकेशन में भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि शुड आई अप्लाई इमीडिएटली या फिर वेट फॉर सम टाइम।
और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि शुड आई अप्लाई फ्रॉम द सेम एम्बेसी और अ डिफरेंट एम्बेसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमीडिएटली तो आप तभी रीअप्लाई करिए जब आपको लग रहा है कि ऑफिसर ने कुछ गलती की है या फिर यू मिस्ड अटैचिंग सम डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा रीज़न लिखा हुआ है जिसका डॉक्यूमेंट आपके पास था, या तो आपने लगाया नहीं या फिर ऑफिसर ने ओवरलुक कर दिया, वो प्रूफ वो नहीं देख पाया। तो उस केस में आप रीअप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, एक अपील भी कर सकते हैं, बट अपील का टाइम आजकल काफ़ी लंबा है। अपील में देयर इज़ नो गारंटी ऑल्सो एंड इट टेक्स मोर देन 2 to 3 months। सो इट इज़ बेटर यू रीअप्लाई। आप उस चीज़ को करेक्ट करके रीअप्लाई इमीडिएटली भी कर सकते हैं अगर कुछ डॉक्यूमेंट ओवरलुक हुआ है या फिर आपकी तरफ से मिस हो गया है रीएप्लीकेशन में, आप वो प्रूफ सबमिट करके बेस्ड ऑन द रिफ्यूजल रीज़न रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर तो सिचुएशन चेंज नहीं होती है, एवरीथिंग दैट यू could have attached already attached, सो मेरा सजेशन होगा आप एटलीस्ट 2 to 3 months वेट करिए, अपना ट्रिप पोस्टपोन कीजिए, वर्क ऑन द रिफ्यूजल रीजंस, कुछ सिचुएशन को अपनी इंप्रूव करिए एंड देन यू कैन रीअप्लाई अगेन। एंड सेकेंडली फाइनली जो क्वेश्चन आता है कि शुड आई रीअप्लाई फ्रॉम द सेम एम्बेसी या फिर डिफरेंट एम्बेसी। अब इस केस में भी अगर तो आप सिचुएशन ऐसी है कि वीज़ा ऑफिसर हैज़ ओवरलुक्ड और यू फॉरगॉट टू सबमिट एन अपॉइंटमेंट, सबमिट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप सेम एम्बेसी से ही अप्लाई कीजिए। बिकॉज कई बार ऐसा क्या होता है कि इफ़ यू इमीडिएटली अप्लाई एंड यू चेंज योर आइटनरी, तो उस केस में आप वीज़ा ऑफिसर जो नेक्स्ट एम्बेसी में जो आपका एप्लीकेशन चेक करेगा विद इन शेनिगन, दे ऑल शेयर द रिकॉर्ड्स, सो ही विल हैव द इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रीवियस रिफ्यूज़ल। और उसको एकदम से ट्रस्ट करना मुश्किल होगा कि अभी आप एक हफ्ते पहले डिफरेंट आइटनरी दिखा रहे थे और अब इमीडिएटली आपकी आइटनरी चेंज हो गई है, नाउ यू वांट अ वीज़ा फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। सो ये थोड़ा सा शक पैदा कर देता है वीज़ा ऑफिसर के माइंड में एंड इट माइट लोअर योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा। सो अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं, यू आर एबल टू टैकल द रीज़न, आप सेम एम्बेसी में ही अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। यू डोंट हैव टू चेंज द एम्बेसी अनटिल अनलेस कि आपका सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गया है एंड यू हैव सॉलिड प्रूफ टू से दैट नाउ आई एम नॉट विजिटिंग दैट कंट्री, आई एम गोइंग टू विजिट डिफरेंट कंट्री। या फिर आप 6 महीने बाद अप्लाई कर रहे हैं या फिर 3 महीने बाद अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंस, पहले आप गर्मियों में जा रहे थे, अब आप फॉल में जा रहे हैं, अब या फिर आप सर्दियों में जा रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू विजिट, नाउ आई वांट टू विजिट स्विट्ज़रलैंड इंस्टेड ऑफ फ्रांस टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ स्नो। तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ, मैं स्की करना चाहता हूँ। अगर आपके रीजंस बिल्कुल बदल गए हैं तो आप डेफिनेटली दूसरी एम्बेसी में अप्लाई करें, बट मेक श्योर यू एड्रेस योर रिफ्यूज़ल रीजंस इन द कवर लेटर और ऑल्सो अपने रिफ्यूज़ल के बारे में मेंशन ज़रूर करिए अपने कवर लेटर में। उससे एक ट्रांसपेरेंसी बनती है दैट यू आर एड्रेसिंग द रीजंस अप फ्रंट विदाउट वीज़ा ऑफिसर रिक्वायर्ड टू फाइंड फॉर इट। सो ये भी एक अच्छी अप्रोच है कि आप उसको हेड ऑन एड्रेस करें और बताएं कि पिछली बार मेरे से ये रीजंस थे मेरे रिफ्यूज़ल के विच आई हैव करेक्टेड, आई हैव वर्कड ऑन एंड दिस इज़ व्हाई आई थिंक नाउ आई शुड बी ग्रांटेड अ वीज़ा। तो इसको आप ज़रूर एड्रेस करिए और ये आप करेंगे तो ज़रूर आपको वीज़ा सेकेंड टाइम मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप ज़रूर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। We provide lot of services. I can help you get your Schengen visa dream and get your European dream, travel। अगर आपको यूरोप में कहीं भी करना है आप ज़रूर कांटेक्ट करें या फिर वीडियो में कमेंट करें। I'll be able to share a transparent information with you। और इसके अलावा आप चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आगे भी आती रहें। I am sure I was able to add some value to your life and to your next visa application. So hopefully you will have a successful result after following all these answers, and if you have any doubts, feel free to comment. Thank you for watching so far and like and subscribe. Bye for now. Moving on, do I need a travel insurance? So travel